वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एचआईवी वायरस के बारे में। एड्स होता है जो एचआईवी वायरस का ही, एचआईवी वायरस के कारण ही एड्स देखने को मिलता है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे आज एचआईवी। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ये होता है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके कारण ही एड्स देखने को मिलता है। तो जो एचआईवी होता है, इसका क्या रोल है? एचआईवी का, एचआईवी का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है, किस तरीके से अटैक करता है, अगर अटैक करा तो किस चीज के ऊपर अटैक करेगा? तो जो एचआईवी वायरस होता है ना, एचआईवी वायरस, जो एचआईवी वायरस होता है, ये एक इट इज ए एचआईवी इज ए कम्युनिकेबल डिसीज होती है। ये एक फर्स्टली होता है कि ये कम्युनिकेबल डिसीज होती है। एचआईवी कम्युनिकेबल डिसीज, ये कम्युनिकेबल डिसीज होती है और अटैक करता है हमारे, अटैक ऑन इम्यून सिस्टम, और हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। जो एचआईवी वायरस है वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है और हमारी बॉडी को वीक कर देता है और हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस प्रोड्यूस कर देता है। तो उसी कारण हमको एड्स देखने को मिलता है। इसी तरीके से इसकी जो एचआईवी वायरस है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज है, कम्युनिकेबल वायरस है और हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या देखने को मिलेगी? पैथोफिजियोलॉजी, अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे कि एचआईवी वायरस किस किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, किस किस तरीके का रोल है उसका एड्स को करने के लिए। तो जो एचआईवी वायरस होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? एचआईवी वायरस क्या होगा? जो एचआईवी वायरस है ये हमारे अटैक करता है। एचआईवी वायरस अटैक ऑन इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करेगा, इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करेगा और इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करने के बाद हमारी बॉडी को क्या कर देगा? बॉडी में वीकनेस प्रोड्यूस कर देगा। बॉडी वीक हो जाएगी जब हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करेगा। तो इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण हमारी बॉडी वीक हो जाएगी और हमारी बॉडी वीक हो जाएगी तो उसकी कंडीशन को हम एड्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका क्या रोल है कि जिस तरीके से एचआईवी वायरस ने हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया और हम ये एचआईवी वायरस हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को पैथो, जैसे का नाम कोई माइक्रोब ने एंटर किया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। जब हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा और वीक होने के साथ तो हमारी बॉडी जो इम्यून सिस्टम है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी वीक हो जाएगी और वीक होने के कारण उसी वीक हो जाएगी, तो इसी कारण हमको एड्स देखने को मिलेगा। तो एड्स किस कारण होता है? एचआईवी वायरस के कारण एड्स देखने को मिलता है। तो जो एड्स का मेन रिस्क फैक्टर है, मेन कोज है, वो है एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस के कारण ही एड्स देखने को मिलता है। किस तरीके से देखेंगे कि एचआईवी ने अटैक करा और इम्यून सिस्टम वीक हुआ, इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करा, हमारी बॉडी वीक हुई तो एड्स देखने को मिला। एड्स कब देखने को मिलेगा? जिस तरीके से जो हमारा इम्यून सिस्टम है, अगर हमारी इम्यून सिस्टम के ऊपर मैंने बताया कि CD4 सेल होती है और CD8 सेल होती है, एक सप्रेसर सेल होती है, तो CD4 सेल को डिक्रीज कर देगा। नॉर्मल CD4 सेल के काउंट कितने होते हैं? नॉर्मल CD4 सेल के काउंट 800 से 1200 मीटर क्यूब होते हैं, इतने होते हैं नॉर्मल CD4 सेल के काउंट। जब एचआईवी वायरस ने हमारी बॉडी के ऊपर अटैक किया तो हमारे CD4 सेल के काउंट नॉर्मल से डिक्रीज कर देगा और 200 इतना CD4 सेल के काउंट इतने कर देगा। तो हम कह देंगे इस बंदे को एचआईवी हो चुका, इस बंदे को एड्स हो गया। ठीक, तो इसका मेन टारगेट CD4 सेल के ऊपर होती है कि CD4 सेल को ही, उसके काउंट को ही डिक्रीज करता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है? अगर हमारी बॉडी के अंदर एड्स हो गया, सपोज कीजिए कि आपको एड्स हुआ, तो एड्स होने के साथ आपको जो इंक्यूबेशन पीरियड है, अगर आपको एड्स हुआ या किसी बंदे को भी एड्स हुआ तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? उस बंदे को क्या नाम? इंक्यूबेशन पीरियड, कि कितने समय बाद उसमें साइन एंड सिम्टम्स शो हो गए। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, जो एचआईवी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है? वो मंथ टू ईयर होता है, मंथ टू ईयर के सालों में और महीनों में देखने को मिलता है। और कितना होता है? 10 साल। अगर किसी को एचआईवी हुआ तो उसमें 10 साल का मतलब 10 साल के बाद
इंक्यूबेशन पीरियड देखने को, मतलब साइन एंड सिम्टम्स शो हो गए 10 साल के बाद। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि माइक्रोज ने एंटर किया और उसके बाद जब फर्स्ट अपीयर होगा साइन एंड सिम्टम आएगा, उस वाले पीरियड को बोलते हैं साइन एंड सिम्टम। तो एक बार एचआईवी ने एंटर कर दिया, एचआईवी वायरस ने, तो उसके 10 साल बाद हमको क्या नाम साइन एंड सिम्टम्स हो गए, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 10 साल है, मिनिमम मंथ्स टू ईयर तक होता है। इसी तरीके से एक इसका विंडो पीरियड, विंडो पीरियड, विंडो पीरियड का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से मेरी बॉडी के अंदर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंटर किया और एंटर करने के बाद मेरी बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, मेरी बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, तो उसी पीरियड को बोलते हैं विंडो पीरियड। तो इसका जो विंडो पीरियड होता है, जो इसका विंडो पीरियड होता है वो होता है 2 वीक्स टू 6 मंथ। इसका विंडो पीरियड ये देखने को मिलता है, इसका विंडो पीरियड देखने को मिलता है कि जो इसका विंडो पीरियड होता है वो 2 वीक से 6 मंथ तक देखने को मिलता है। ठीक, इसी के बाद क्या है कि ये कंप्लीट हुआ आपका विंडो पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड। अब बात करते हैं कि इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या हो गए। अगर किसी आदमी को एचआईवी वायरस हुआ, एड्स हुआ, तो उसके साइन एंड सिम्टम में क्या देखने को मिले, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम में इसमें 4 फेज में सिम्टम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फेज में जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो क्या होगा, फर्स्ट फेज में, फर्स्ट स्टेज एचआईवी के फर्स्ट स्टेज, इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी सिम्टम शो नहीं होएगा, नो साइन एंड सिम्टम, इसमें साइन एंड सिम्टम नहीं शो होंगे। इसमें लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेगी, लिम्फ एडिनोपैथी, इसमें लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेगी कि लिम्फ्स का सूज जाना, जिस तरीके से जो लिम्फ नोड्स है उसका सूज जाना, उसको बोलते हैं लिम्फ एडिनोपैथी। ठीक, और इसमें कोई भी साइन एंड सिम्टम शो नहीं होगा फर्स्ट स्टेज में। फिर होता है सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में क्या देखने को मिलता है, सेकंड स्टेज में होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होएंगे, सिम्टम्स शो हो जाएंगे, और जो सिम्टम्स रहेंगे ना, साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे, वो कब तक रहेंगे, क्या नाम, 1 वीक तक साइन एंड सिम्टम्स हो रहेंगे, मतलब 5 दिन तक उसको साइन एंड सिम्टम्स रहेगा, 5 डेज तक जो उसको सिम्टम्स आएंगे एचआईवी के, एड्स के सिम्टम आएगा, 5 दिन तक सिम्टम्स आएंगे उसके बॉडी में, और उसको डायरिया होएगा, और डायरिया भी फॉर 5 डेज तक, 5 दिन तक उसको डायरिया देखने को मिलेगा, 5 दिन तक उसको डायरिया देखने को मिलेगा, और 5 दिन तक उसको क्या नाम साइन एंड सिम्टम्स होएंगे। और उसका जो वेट लॉस होएगा, वेट लॉस फॉर 5%, उसका टोटल बॉडी के वेट, टोटल बॉडी का जो वेट है उसका 5% उसका वेट लॉस हो जाएगा, और 5 दिन तक इसको डायरिया देखने को मिलेगा, 5 दिन तक इसको साइन एंड सिम्टम में क्या देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, जो साइन एंड सिम्टम में है उसको फीवर देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये है इसके सेकंड स्टेज में। अगर बंदे को सेकंड स्टेज में, मतलब मान लो कि एचआईवी हुआ, तो हम किस तरीके से पहचान पाएंगे कि फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो सेकंड स्टेज के सिम्टम्स ये है, 5 दिन तक फीवर, डायरिया 5 दिन तक रहेगा, और वेट लॉस भी 5% रहेगा, और उसको सुपरफिशियल इन्फेक्शन लगेगा। सुपरफिशियल इन्फेक्शन, सुपरफिशियल इन्फेक्शन का मतलब क्या है, कोई भी ओरल इन्फेक्शन हो गया, ये सुपरफिशियल इन्फेक्शन मत है, तो उसको सुपरफिशियल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद आएगा इसका थर्ड स्टेज में, इसके बाद इसकी थर्ड स्टेज, जो थर्ड स्टेज है एचआईवी वायरस के, उसमें क्या है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसको फीवर देखने को मिलेगा, फीवर फॉर 10 डेज, उसको 10 डेज तक फीवर देखने को मिलेगा, या 5 to 10 डेज बोल दो उसको, 5 to 10 डेज तक उसको फीवर होगा, डायरिया भी सेम यही होगा, फॉर 5 to 10 डेज तक उसको डायरिया देखने को मिलेगा, और उसका जो वेट लॉस होएगा, वेट लॉस फॉर 5 to 10%, 10% का टोटल बॉडी का वेट लॉस होएगा। तो ये सिम्टम देखने को मिलेंगे सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में। इसके बाद क्या है, इसके बाद उसको एक फोर्थ स्टेज में देखने को मिलेगा, फोर्थ स्टेज, जो फोर्थ स्टेज के सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, उसका फीवर मोर देन 10 डेज, उसको 10 दिन से ज़्यादा फीवर देखने को मिलेगा, और उसका क्या देखने को मिलेगा, डायरिया, डायरिया मोर देन 10 डेज तक, उसको 10 दिन से ज़्यादा डायरिया देखने को मिलेगा, और क्या, वेट लॉस,
मोर देन 10% ऑफ टोटल बॉडी, टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट का 10% उसको लो क्या नाम 10% उसका 10% ज्यादा वेट लॉस देखने को मिलेगा। तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, वास्टिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, वास्टिंग सिंड्रोम। वास्टिंग सिंड्रोम, वास्टिंग सिंड्रोम किसको बोलेंगे कि अगर पेशेंट का 10% से ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, अगर 10% है, जिसको मान लो कि मेरे में अंदर 100 केजी वेट है, तो मेरे में अगर मेरा 90 का नाम 10 केजी वेट लॉस हो गया, तो उसी कंडीशन को वास्टिंग सिंड्रोम बोलेंगे। 10 केजी या 10 केजी से ज्यादा है तो उसी कंडीशन को बोलते हैं वास्टिंग सिंड्रोम, कि पूरा टोटल बॉडी का 10% से या 10% या 10% ज्यादा वेट लॉस हो जाना, उसको बोलते हैं वास्टिंग सिंड्रोम। इसमें क्या है, इसमें जिस तरीके से एक चीज हो रहा है इसके कि इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसमें सुपरफिशियल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, इसमें क्या नाम, इसमें मिलेगा इंटरनल इन्फेक्शन, इंटरनल बॉडी इन्फेक्शन। इंटरनल बॉडी इन्फेक्शन में क्या आएगा, जिस तरीके से कोई लीवर में इन्फेक्शन हो गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया या लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, इन कंडीशन में मतलब कि इसको इंटरनल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक। और इसके अंदर सुपरफिशियल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो यही है कि 4 कैटेगरी में 4 स्टेज में साइन एंड सिम्टम्स को क्लासिफाई करते हैं एचआईवी के। तो अगर आदमी को 3rd स्टेज के सिम्टम देखने को मिले, अगर ये सिम्टम देखे 5 दिन तक से ज्यादा है, 5 और 10 के बीच उसको फीवर है, तो हम कह देंगे ये 3rd स्टेज एचआईवी की 3rd स्टेज में है वो बंदा। अगर इसको वास्टिंग सिंड्रोम के 10% से ज्यादा उसका वेट लॉस हो रहा है, तो हम कह देंगे 4th स्टेज में है बंदा। तो ये पहचान करने के तरीके है सिर्फ, अगर देखें तो ये इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि आप कौन सी स्टेज में एचआईवी वायरस के। इसके बाद क्या है, साइन एंड सिम्टम्स हुए, इंडो पीरियड इंक्यूबेशन हुए, इसके बाद है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि हम किस तरीके से डायग्नोस कर पाएंगे कि आपको एचआईवी हुआ, एड्स हुआ या नहीं हुआ। तो इसका जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट में देखने को मिलता है कि इसके CD4 सेल के काउंट, CD4 सेल काउंट कर लेगा, उसकी जो CD4 सेल है उसको काउंट कर लेंगे। अगर 200 से कम देखने को मिलेगा या 500, 350, 200 इस तरीके देखने को मिला, तो हम मान लेंगे कि नॉर्मल से कम देखने को मिला CD4 सेल के काउंट, ज्यादा ही कम देखने को मिले, तो इस कंडीशन में देखें कि आदमी को एचआईवी एड्स की कंडीशन है, ठीक। या उसको एक चीज जो एडल्ट है, एडल्ट के अंदर सबसे जो कन्फर्मेटिव का नाम टेस्ट होता है एचआईवी का, एड्स का, वो क्या होता है, वो होता है वेबस्टन, वो होता है वेबस्टन टेस्ट, वो होता है वेबस्टन टेस्ट। और जो चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है पीसीआर, पीसीआर टेस्ट करते हैं चिल्ड्रन के अंदर, और एडल्ट के अंदर वेबस्टन टेस्ट देखने को मिलता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, CD4 सेल के काउंट को देख लेंगे, तो इस तरीके से हम डायग्नोस कर पाएंगे कि आदमी को क्या है, एचआईवी वायरस है, एड्स है। इसके बाद क्या है कि इसका जो अगर बात करेंगे कि जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के कौन कौन सी मोड से एचआईवी वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कौन कौन से रूट से, कौन कौन सी चीज से ट्रांसमिट हो सकता है। तो जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना एचआईवी वायरस का, वो फर्स्ट तो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन 90% चांस है कि आपको एचआईवी होगा। और अगर आप एक नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल आदमी हो और आपने ब्लड ले लिया, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा लिया एक एचआईवी वायरस वाले पेशेंट का, तो 90% रिस्क है कि आपको भी एचआईवी वायरस हो, ठीक। सेकंड जो है वो है मदर टू फीटस, कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको एचआईवी है, तो बच्चे में जो रिस्क है वो 40 से 45% की रिस्क है, कि 40 से 45% रिस्क है कि बच्चे को भी एचआईवी वायरस हो। इसके बाद जो थर्ड है उसमें क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके 15 से 20% रिस्क है कि आपको एचआईवी वायरस हो, ब्रेस्ट फीडिंग का रिस्क है। इसके बाद जो एक होता है लास्ट, उसको बोलता है एक निडलिस्टिक इंजरी, निडलिस्टिक इंजरी। इसमें जो चांस है 0, इसमें जो चांस है वो 3% चांस है एचआईवी के,
3% रिस्क है HIV होने का। और एक जो लास्ट बचता है वो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स इसमें जो रिस्क है ना 0.01%, जो HIV का रिस्क है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो है 0.1%। बट मोस्ट कॉमन जो रूट है ना ट्रांसमिट होने की वो यही है, मोस्ट कॉमन रूट है जो ट्रांसमिट होने की वो सेक्सुअल इंटरकोर्स है। और सबसे ज्यादा किस चीज से रिस्क है, मोस्ट कॉमन रिस्क, सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से है। और जो मोस्ट कॉमन रूट है वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के किसी ऐसे पेशेंट के साथ, पार्टनर के साथ कि उसको एड्स है, तो आपको भी रिस्क होने के 0.1% चांस है सिर्फ ओनली। पर मोस्ट कॉमन रूट यही होता है HIV वायरस का। तो यही आपका क्या है HIV वायरस, उसका इंक्यूबेशन पीरियड, पैथोफिजियोलॉजी और विंडो पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक एवल्यूशन बताया आपको, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसके बाद है कि किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, कि अगर किसी को HIV हो चुका उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से। तो इसका लास्ट बचता है मैनेजमेंट ऑफ HIV वायरस। तो यहां पर देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ HIV वायरस को। मैनेजमेंट ऑफ HIV वायरस या एड्स बोल दो उसको, कि किस तरीके से मैनेजमेंट कर पाएंगे आप HIV का। तो फर्स्टली जो इसका HIV का जो क्या नाम वो होता है कि किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे, तो इसका पहले बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं आपको HIV ना हो। तो फर्स्टली जो प्रिवेंटिव केयर है उसकी प्रिवेंट करने की जो दर है HIV की वो क्या है, एक तो आपको कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है विद HIV पेशेंट के साथ, HIV पार्टनर के साथ आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। और आपको क्या नाम जो ब्रेस्ट फीड का नाम, जो ब्रेस्ट फीडिंग से बताया आपको कि ब्रेस्ट फीडिंग से भी रिस्क है। ब्रेस्ट फीडिंग में कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो नहीं है कि, पर आपको अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई आपको लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग वुमेन है, अगर उसको HIV है तो उस कंडीशन में उस HIV मदर को क्या देनी पड़ती है, उसको मेडिसिन प्रोवाइड करानी पड़ती है। जिस तरीके से एक कोई मदर टू फीटस है, मदर टू फीटस में कि अगर माँ प्रेग्नेंट है और उसको क्या है HIV है, तो बच्चे में ट्रांसमिट होने की रन कितनी है 40 to 45%। बट उसमें क्या देखने को मिलता है, अगर कोई HIV मदर है तो उसको हम एक ड्रग देते हैं जिसको बोलते हैं जीवोडाविन, जीवोडाविन। ये क्या है, ये ड्रग देनी पड़ती है उस मदर को, जूडोविन, जूडोवाइन, ये ड्रग देनी पड़ती है। और एक बार मैं आपको ड्रग बताऊंगा, देख के बताऊंगा उसको। तो जो एक ड्रग है, ये ड्रग क्या है कि अगर मदर प्रेग्नेंट लेडी है, अगर प्रेग्नेंट है मदर, तो उसको हम देनी पड़ती है सिर्फ फॉर 6 मंथ तक, उसको 6 मंथ तक कंटिन्यू देनी पड़ती है वो ड्रग, कंटिन्यू इस ड्रग को यूज करनी पड़ती है 6 मंथ के लिए, ठीक। और जो इसकी इफेक्टिवनेस है, मतलब कि अगर हमने किसी मदर को ये दी तो इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, तो इसकी 60% इसकी इफेक्टिवनेस है, कि इतनी इफेक्टिव है कि 60% जो इसकी इफेक्टिवनेस है कि 60% कम रहेगा कि बच्चों को भी HIV वायरस हो, 60% कम है कि बच्चों को भी HIV वायरस हो। और एक ड्रग हो रहा है जिसमें जीवोडाविन, होते जीडोविडिन, और एक होती है नेविरापिन, एक जो होती है जीडोविडिन, ये होती है मतलब कि 6 मंथ तक कंटिन्यू देनी पड़ती है। और एक होते हैं नेविरापिन, ये सिर्फ क्या कर दे इस ड्रग को, अगर माँ प्रेग्नेंट लेडी है और उसको HIV है तो इसको सिर्फ ओनली सिंगल डोज देनी पड़ती है, ओनली सिंगल डोज, इसकी ओनली हम सिंगल डोज देते हैं। और जो
जीडो जीडो वार्डिन है, मतलब कब देंगे, 6 मंथ तक कंटिन्यू देनी पड़ती है इसको, और मतलब कब देंगे, तो इसको जो हम देंगे वो 14 वीक पर देंगे, 14 वीक ऑफ गेस्टेशन, 14 वीक ऑफ गेस्टेशन से उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक। और जो इसकी लास्ट मतलब कि कब तक उसको देनी कंपलसरी है, 6 मंथ तक तो कंटिन्यू देनी देनी है, 6 मंथ के बाद भी कोई ऐड कर दो तो अच्छी बात है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से भी रिस्क देखने को मिल सकता है कि अगर मां लैक्टेटिंग है तो उससे भी जाएगा। तो 14 वीक से स्टार्ट करनी है गेस्टेशन के, और 1 वीक आफ्टर, 1 वीक आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप। सपोज करो अगर कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको HIV वायरस है, तो मदर की रिस्क है 40 से 40% बच्चे भी होएंगे, तो उसी से बचाने के लिए हम एक ड्रग का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जीडोवार्डिन, जीडोविडिन, ये एक ड्रग है, और इस ड्रग का यूज मिनिमम 6 मंथ तक करनी है। तो इसको जो करने का समय है, मतलब किस टाइम पर उसको स्टार्ट कर देंगे, उसको 14 वीक ऑफ गेस्टेशन पे स्टार्ट कर देंगे इस ड्रग को यूज, और कब तक देनी है, 1 वीक आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप। जिस तरीके से के डिलीवरी होगी, ब्रेस्ट फीडिंग करानी स्टार्ट कर दी हमने, मदर ने ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को करानी स्टार्ट कर दी, उसके ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने से 1 वीक बाद तक, ये मान लो कि आज कितनी, आज 20 तारीख है, सपोज के 20 तारीख है, यहाँ पर आप स्टॉप कर दी ब्रेस्ट फीडिंग, उसके 1 वीक लास्ट तक भी उसको देनी है, 26-27 तारीख तक उसको ये ड्रग देनी है। ये और जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो कितनी है, वो 60%, और जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो 50% इफेक्टिवनेस है इसकी, इस सिंगल डोज की। सिर्फ इसको एक सिंगल डोज ही देनी है इसको, जो निविरापिन की है, यो एक सिंगल डोज देनी पड़े, सिर्फ एक टैबलेट दी, और फिर पूरी क्या नाम, पूरी प्रेगनेंसी के लिए, पूरी ब्रेस्ट का नाम लैक्टेटिंग मदर तक के लिए ये इफेक्टिव है, इसकी इफेक्टिवनेस 50% है। इसीलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाती है वो जीडोवार्डिन यूज करते हैं, ठीक। तो यही आपका कंप्लीट हुआ जिसका नाम है HIV वायरस। इसके बाद एक चीज और बतती है कि ये तो हमने बताया कि प्रिवेंटिव किस किस तरीके से बचा सकते हैं, ये होता है किस किस तरीके से उसको बचा सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक चीज और है जिसको बोलते हैं कि एक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का यूज करते हैं, ट्रीटमेंट में ही एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का यूज करते हैं। तो इसका जो मैनेजमेंट है, ये तो हमने हमारा प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। अब किसी को HIV हो गया, अगर किसी पेशेंट को HIV हो गया तो उसके लिए भी ड्रग होगी, तो उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, उसके लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में उसके अंदर 3 ड्रग देते हैं हम, उसके अंदर हम 3 ड्रग देते हैं। फर्स्ट होती है टीनोफाविर, एक ड्रग होते हैं टीनोफाविर, एक तो ड्रग होती है ये, और एक जो सेकंड ड्रग होते हैं उसको बोलते हैं इफाविरेनेजिन जेड, इफाविरिनिजिन। और एक जो थर्ड ड्रग होती है उसको बोलते हैं लामीवुडिन। सपोज करो कि किसी पेशेंट, कोई जिस तरीके से मैं हूं, मुझको HIV होगा, मुझको एड्स हो चुका, अब मुझको मेरे एड्स को ठीक करना है, मुझको HIV हुआ तो उसको ठीक करना है, उसको ट्रीटमेंट के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं। और जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है जो देते हैं उसको, और जो देते हैं उसमें 3 ड्रग आती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एक होते हैं टीनोफाविर, एक होते हैं इवाविरिजिम, एक होते हैं लेमीवुडिन। तो इसकी ये ड्रग देते हैं, इसके ट्रीटमेंट में ये ड्रग देते हैं। और इन ड्रग की जो डोज होती है, जिस तरीके से टीनोफाविर है, इसकी हम 300 mg की टैबलेट देंगे उसको, और इसकी इवाविरिजिम की 600 mg की टैबलेट देंगे, और जो ये वाली है इसके 300 mg की। तो ये है इसका मैनेजमेंट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का, ठीक। इसी तरीके से कि हमने बताया कि दोबारा से बताएंगे कि जिस तरीके से HIV है हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करेगा और हमारी CD4 सेल के काउंट को डिक्रीज कर देगा। अब फर्स्ट एक चीज और बताइए कि मैंने आपको कि CD4 सेल काउंट अगर 200 हो के 200 मिलीमीटर पर क्यूब हो चुके CD, तो हम कहते हैं कि एड्स है बंदे को, हम कंफर्म कहते हैं कि बंदे को एड्स है। बट एक चीज देखने को मिलती है इसमें कि अगर हम सपोज करो, यहां पर देखते हैं, अगर सपोज कीजिए आप के आदमी के अंदर CD4 जो सेल है उसके काउंट
अगर 500 है ना, अगर CD4 सेल के काउंट 500 आ गए तो उस बंदे को एड्स के सिम्टम्स आने से हो जाएंगे, साइन एंड सिम्टम्स शो हो जाएगा उसके बंदे को, जो एड्स वाले HIV वाले सिम्टम है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर CD4 सेल के काउंट 500 हो गए। एक दूसरी कंडीशन है, अगर CD4 सेल के काउंट 350 350 है तो हम उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं इस जगह पर, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं अगर 350 तो 350 पे जब CD4 सेल के काउंट 350 हो जाएगा ना, जब ही हमको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देनी है, जब इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हम उसको दे सकते हैं, सपोज कीजिए कि उसकी CD4 सेल के काउंट 200 हो गए, CD4 सेल के काउंट 200 हो गए, तो उसके अंदर एक रिस्क है, उसको अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन लग सकता है, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, उसको अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन लगने के चांसेस है अगर CD4 सेल के काउंट 200 से कम हो गए। और जो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन आता है, अगर इंडिया के अंदर बात करें कि इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन क्या है, इन इंडिया, इंडिया के अंदर है TB। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर जो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होता है वो होता है, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होता है वो होता है निमोसिस्टिक निमोनिया। जो वर्ल्ड के अंदर होता है वो होता है निमोसिस्टिक निमोनिया, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, और इंडिया के अंदर होता है TB। तो यही है आपका कंप्लीट हुआ जिसका नाम है HIV वायरस। और अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर जिस तरीके से कि मैंने बताया कि किस तरीके से पहचान कर पाओगे आप, तो यही है पहचान करने के स्टेज के बेस पे हम पहचान कर सकते हैं। और इसका जो क्या नाम CD4 सेल का काउंट ये देखने को मिले, एडल्ट्स के अंदर वेबसन टेस्ट करते हैं और चिल्ड्रन के अंदर PCR टेस्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद एक चीज हो रहा है इसके अंदर कि जिस तरीके से CD4 सेल के काउंट अगर 350 है तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देनी स्टार्ट कर दी, CD4 200 है तो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन के चांस है। इसी तरीके से अगर किसी पेशेंट के अंदर HIV CD4 सेल के काउंट 200 हो गई, सपोज कीजिए अगर 200 आ गए CD4 सेल के काउंट किसी पेशेंट के अंदर, तो उसको स्किन कैंसर लगने के चांसेस है, स्किन कैंसर। और उस स्किन कैंसर को बोलते हैं कपोसी सार्कोमा, उसको बोलते हैं कपोसी सार्कोमा। अगर किसी पेशेंट के अंदर CD4 सेल के काउंट, सारा का सारा फंडा जो HIV वायरस है वो CD4 सेल के ही इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और CD4 सेल के काउंट को डिक्रीज करता है। अगर किसी पेशेंट को क्या हुआ, CD4 सेल के काउंट क्या हो गए, 200 हो गए, तो उसमें क्या देगा, कपोसी सार्कोमा देखने को मिलता है। अगर CD4 सेल के काउंट कितने हो गए, 50 एंड 100 के बीच हो गए, 50 और 100 के अराउंड हो गए कपोसी इसके अंदर, तो उसमें क्या लगा, उसमें एक का नाम वो देखने को मिलता है CD4 सेल काउंट 50 और 100 के बीच अगर देखने को मिले तो उस कंडीशन में उस टर्म को एक बोलते हैं जिसको एक डार्लिंग डिसीज के नाम से जानते हैं, डार्लिंग डिसीज, उसको डार्लिंग डिसीज के नाम से जानते हैं। अगर CD4 सेल के काउंट 50 और 100 के बीच हो गए तो उसको डार्लिंग डिसीज हो जाएगा, कि डार्लिंग डिसीज जिसको बोलते हैं, तो उसको डार्लिंग डिसीज के नाम से ही कह देंगे कि इसको अंदर इस पेशेंट को डार्लिंग डिसीज होने के रिस्क है, डार्लिंग डिसीज हो गई। CD4 सेल के काउंट अगर 50 और 100 के बीच हो चुके, ठीक, अगर 200 हो गए तो स्किन कैंसर जिसको कपोसी सार्कोमा बोलेंगे। एक मेन टारगेट यह है कि जो HIV वायरस है वो सिर्फ HIV वायरस इम्यून सिस्टम पर अटैक करेगा और CD4 सेल के काउंट डिक्रीज कर देगा। एक चीज है कि CD4 एंड CD8, जो CD8 होती है और CD4 होते हैं, इनका जो नॉर्मल रेशियो होता है 2:1 होता है, इनका जो नॉर्मल रेशियो होता है वो 2:1 होता है। बट अगर किसी बंदे को एड्स हो चुका, HIV हो चुका या एड्स हो चुका, तो उसमें जो इसका रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1, इसका अपोजिट रेशियो हो जाएगा। एक मेन ये है कि CD4 सेल के काउंट और CD8 सेल के काउंट अपोजिट हो जाएंगे। नॉर्मल 2:1 होता है बट इसमें 1:2 हो जाएगा एड्स के अंदर। तो यही आपका कंप्लीट हुआ जिसका नाम है एड्स HIV। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना।
थैंक यू।